तो हम एक कॉमन बात करते हैं कि अभी मत जाओ, बारिश हो रही है, पहाड़ धंसते रहते हैं, या अभी जाना वहां पर रिस्की है, अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। ये हमारे इलाके में कॉमन धारणा है कि इसमें जुलाई और अगस्त के महीने में जनरली वहां पर नहीं जाना, क्योंकि पहाड़ धंसते रहते हैं। आप सोचिए जरा कि जिस 4, 6, 10 दिन की यात्रा के लिए हम लोग इतनी प्लानिंग करके उन पहाड़ों से बचते रहते हैं, उनके बारे में सोचिए जो परमानेंट उन पहाड़ों में रहते हैं। तो ना सिर्फ रहते हैं, नेचर से स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने सपनों को जिंदा रखे हुए। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के मिसेस चांदनी वर्मा मैडम। मैडम प्लीज कम ऑन द पैनल, वेलकम। इस डिजिटल मंच पर स्वागत है आपका। मैम बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। थैंक यू सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत है सभी फाइटर्स की तरफ से। मैं फिर से एक बार नमस्कार। चलिए, तो नेटवर्क ठीक है आपका? सबसे पहले तो हाल चाल समाचार से पहले ये पूछूं कि नेटवर्क ठीक है, क्योंकि नेटवर्क ठीक होगा उसके बाद हाल चाल समाचार हमारे तक पहुंचेंगे। ठीक है सर, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब वो नेटवर्क पहले तो फिर दोबारा दूसरा सवाल। जी बिल्कुल। पूरे पैनल की तरफ से स्वागत है आपका सबसे पहले तो, और पूरे पैनल की तरफ से मैं आपको आपके इस एक तरह से बोला जाए कि एक बहुत रिस्पेक्टेड रैंक है टोपाज की बात तो एक रूबी स्टार के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, ऐसा आपकी जर्नी में कई फाइटर अपना भविष्य देख रहे हैं। तो स्वागत है मैडम, और बहुत बहुत बधाई पूरे पैनल की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ अटपटे सवाल मैं पूछूंगा, करें तो बिल्कुल उनका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार जो आपने, और जल्दी से आप डायमंड बनने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही शुभकामनाएं। और सर सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे इस पैनल के लिए लायक समझा है और आप सभी के बीच में आने का मौका दिया, तो उसके लिए सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और सभी जितने पैनल में मेरे सीनियर हैं, जूनियर हैं, मेरे हम उम्र भी हैं और मेरे से छोटे भी होंगे, तो उन सभी को भी मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार और प्रणाम, जैसे भी आप एज वाइज। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। दोस्तों, आप मैडम के जवाबों में मुझे लगता है हमारे कई सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं फील करता हूँ। एक्सपीरियंस क्या रहा? सबसे पहले तो मैडम, जैसे हम लोग तो कई लोग फाइटर्स में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे फाइटर्स हैं जो नहीं जानते। आप कहाँ से हैं, कहाँ से काम की शुरुआत हुई, मतलब अपने बारे में सबसे पहले तो बताएं, आप अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा परिचय मैं दूं तो मेरा नाम चांदनी वर्मा है और मैं उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा जिला है चंपावत, और वहाँ पर एक छोटी सी जगह है लोहाघाट, तो मैं वहाँ पे रहने वाली हूँ। वहीं पर मेरा मायका है और थोड़ी दूर मेरा ससुराल है। तो मेरे घर में मेरे पापा बीएसएफ में थे। उसके बाद वो उस टाइम पर बहुत लड़ाई वगैरह होती थी, वार होते थे, तो घर बुला लिया जाता था। तो पापा ऐसे जॉब छोड़ के आ गए और हम 4 बहनें हैं, मेरा एक भाई है सबसे छोटा, तो मैं तीसरे नंबर की हूँ। और ससुराल में मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर हैं, मेरे देवर देवरानी है, मेरे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो मेरा भरा पूरा परिवार है। तो इसके लिए मैं गॉड को थैंक यू कहती हूँ, अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस दुनिया में लाए हैं, और जो भी हो रहा है सर आप लोग देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत बढ़िया। सीधी बात है, जब आपने बोला कि भरा पूरा परिवार है, तो उसके पीछे का एक हिडन मैसेज मेरे को मिल गया कि जब भरा पूरा परिवार है तो काम भी अच्छा खासा होगा। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पीछे छुपी हुई आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैडम, हम लोग जिस फर्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस चीज से आपको अचीवमेंट मिला है, मैं उस संस्था के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसमें कैसे आना हुआ आपका। जनरली इससे पहले आप क्या करते थे और इसमें कैसे इंट्रोडक्शन हुआ आपका आने का? जी बिल्कुल सर। तो एक सामान्य फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, कोई हमारा इतना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और ससुराल में भी जब मेरी शादी हो गई थी, बल्कि मैं जब छोटी थी तो मैं तीसरे नंबर की बेटी हूँ, तो मैंने ये सुनने में भी आया कि जो पुरानी जो दादी लोग होते हैं तो वो कहते थे कि अरे इसे दूध मत पिला, तीसरी लड़की हो गई। तो मुझे ये भी याद है कि बचपन में मैं सुनती थी कि इसे 3 दिन तक दूध नहीं दिया
क्योंकि जो मदर तो नहीं चाहती है कि मेरे से जो बच्चा हुआ है वो भूखा रहे या भूखा ऐसे चला जाए, बट ऐसा हुआ था, मुझे अभी भी याद है। मैं मम्मी को बोलती हूँ तो वो कहती है चुप हो जा, खाली नहीं, गलत बात है। लेकिन मैंने सुना था कि बेटियां हो गई और देखो बेटा हो जाता और इसे दूध वूध मत पिलाओ, चलो ऐसे ही कुछ हो जाएगा इसको। तो मैं सोचती हूँ आज का अगर मुझे कुछ हो गया होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। और धीरे धीरे फिर ऐसे ही मेरी बुआ थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं, वो स्वर्ग में हैं और मैं यहाँ हूँ, लेकिन उनका जो भी आज मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 6 महीने से मुझे पाला पोसा। जो भी हमने, जितने भी हमने गुण डाले हैं वो उन्होंने डाले। तो वो एक टीचर थी, उन्हीं की जो उस पर हम लोग चले, जो भी आज तक मैं हूँ यहाँ पे। और एसलीपीएस में आना सर, ये सडनली क्या हुआ कि मुझे तो मैं आपको सही बताऊं तो 10th में, जब मैं 10th क्लास की जो छुट्टियां हुआ करती थी 3-3 महीने की, शायद उस पीरियड में भी आप लोगों ने भी किया होगा। तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। तो सर मैं क्या करती थी कि जैसे बच्चों को ट्यूशन देती थी। तो क्लास 10th से थोड़ा थोड़ा मैंने कमाना जैसा सीख लिया था। मुझे ये घर गृहस्थी के काम अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने थोड़ा कोई 40 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, तो ऐसे करके मैंने 10th से मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट कुछ करना शुरू किया था। तो शौक था। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ से अपना बायो ग्रुप रहा है मेरा। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने आपका इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सर मैं बीपीएड और एमपीएड वाला ग्रुप जा रहा था, तो उसमें हम सडनली चले गए, जबकि मेरा कोई फील्ड नहीं था, मुझे बीएड करना था। पर वहां जाके पता चला कि अरे मैं तो कहाँ फंस गई है, मैं यहाँ आ गई एमपीएड के, ये मुझे फील्ड कुछ आता नहीं था। लेकिन मैं अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़ के गई थी, क्योंकि मैंने शादी के बाद किया सर। उससे पहले मैं एक सेक्टर में, जहाँ पर आप समेकित बाल विकास विभाग में सेवाएं दे रही थी। एमपीएड बीएड मतलब बीएड तो चलो ठीक है, यूज टू है, एमपीएड क्या होता है थोड़ा सा वो भी बता दें। हाँ सर, ये बीपीएड जो एमपीएड की डिग्री होती है, फिजिकल एजुकेशन है सर। फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, या पहले से ऐसा था कि जिसने बीए किया हुआ है, जिसने एमए किया हुआ है, वो इसके लिए अवेलेबल है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। बट उस टाइम पे क्या था कि इसका बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हो रहा था कि हमसे जो पहले करके आए वो तुरंत सारे के सारे जॉब में ही लग गए थे। तो एक लहर चल रही थी, बीएड करो, बीपीएड करो। ये अमरावती यूनिवर्सिटी से सर मैंने किया। तो मैंने वहां भी शिद्दत से बहुत मेहनत किया सर। इतना मेहनत किया कि मैं 3 स्टेट में मेरा पहला लेवल भी आया। मतलब राजस्थान, गुजरात और आपका गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में मेरा पहला मैंने फर्स्ट वहां पे हर किसी भी सेक्टर में, फील्ड हो चाहे राइटिंग हो चाहे कुछ भी था, तो वहां पे मैंने निकाला था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जॉब में लग जाऊंगी पक्का। मुझे 100% बिलीव था कि मेरे को सरकारी जॉब लगना ही लगना है। लेकिन बट क्या होता है सर, आज की डेट में 90% भी कोई है तो वहां पे मनी भी चाहिए। आज की डेट में हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये कुछ कर जाएगा, बट अगर वो इंटेलिजेंट है तो पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा है तो इंटेलिजेंट भी होना है, तो दोनों चीजें आपस में। और फिर समेकित बाल विकास विभाग में मैंने सेवाएं दी। तो सर 2 साल मैंने, जो आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं, आईसीडीएस आप समझ रहे होंगे, बाल विकास विभाग, तो यहाँ पे भी मैंने सर, हाँ, क्योंकि मुझे तो था ही, मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए टेस्ट हुआ, तो मैंने क्वालिफाई किया, तो वहां पे मुझे मिल गया था वर्क। बट उसके बाद क्या हुई कि मेरे जब फिर शादी के बाद ऐसे ही होता है, बच्चे होते हैं तो थोड़ी हेल्थ इश्यू आ जाते हैं। तो मैं 6-7 साल के लिए बाजपुर चली गई अपने हस्बैंड के साथ। तो फिर मैंने कहा थोड़े समय आराम ही कर लो। तो मैंने फिर वही घर गृहस्थी में उलझी सर। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो मुझे ऐसे होने लगा कि बेरोजगार हूँ मैं, और मुझे भगवान या तो मुझे कुछ भी दे दे, पियोन की जॉब दे दे, मुझे 2000 की जॉब दे दे, मुझे 4, मतलब मैं इतना ज्यादा मैं सोचती हूँ कि आज जो कहते हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बेचारे जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ये तो है कि बेरोजगारी का दर्द होता है सर। मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सुबह शाम, मैं आध्यात्मिक भी बहुत हूँ, मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, तो मैं हर समय भगवान जी से यही बोलती थी कि प्लीज भगवान जी मुझे कुछ ऐसा दे दो, या तो आपने फिर मुझे वो गाय और घास वास काटने वाला क्यों नहीं बनाया, ताकि मैं पशुपालन किसानी खेती करती और कुछ तो अर्न करती। तो मतलब एक हस्बैंड की जिम्मेदारी हो जाती है शादी के बाद, बट मुझे ये लगता था कि मैं रोटी ही तोड़ रही हूँ किसी की। तो पता नहीं क्यों ये अंदर से जज्बात होने चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो सडनली क्या हुआ, अगस्त का महीना था और मेरी बेटी, बड़ी बेटी मेरी 6 से सर जवाहर नवोदय में पढ़ी है इंटर तक। तो मैं उसे पहुंचाने जा रही थी, तो सडनली रात को मेरी एक फ्रेंड का टनकपुर से फोन आ गया कि वो एमपीएड
जब हम करते थे वहां पे मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा चांदनी आप ये कर सकती हो, आप ज्वाइन करो। रात ही को मैंने आधार कार्ड सब उसको भेज दिया, सारा सेंड कर दिया। चलो मुझे तो कुछ करना ही था, कुछ मिल जाए। मैंने मेरे पास कोई नहीं था, मेरी बेटी थी बड़ी, तो मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं? तो उनने ये कहा मम्मा देखो आपको कुछ ना कुछ करना तो है, देखो ट्राई कर लो। तो मैंने उसके कहने की पर सारा आधार वाधार भेज दिया, और वो बंदे मुझे ज्वाइन कराने अगले दिन आ रहे थे टनकपुर से आपका लोहाघाट। लेकिन बरसात अगस्त का मौसम था, उनकी बस रोड टूट गया और वो वापस हो गए। और यदि वो वापस नहीं होते तो शायद मेरी ज्वाइनिंग उनके डाउन पे लगती। और आधार कार्ड आया सीधे हमारे गुरुजी के पास, और मदन पाटनी सर से मेरी पहली मुलाकात उसी दिन हुई है सर। और तो ऐसे करके मैं ज्वाइन हुई। तो फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद जी बिल्कुल ये रहा, ये रहा ज्वाइन होना। अभी जो आप बोलने जा रहे थे, मेरा सवाल अगला वही है जो आप अभी इसके बाद वाली कहानी बोलने जा रहे थे। मेरा अगला सवाल यही है कि चलो ज्वाइनिंग का होता है, जनरली हर बंदा एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ आता तो है। हर कोई बंदा जो आधार कार्ड दिया है, मतलब यहाँ तक जो आपके चेहरे से अभी फिलहाल जो आपका उत्साह दिख रहा है, मेरे को पता है जिस टाइम आपने आधार कार्ड भेजा होगा उस टाइम की फीलिंग अभी आपके चेहरे से झलक रही है, यानी कि एक अच्छा भविष्य इंतजार कर रहा है और मैं किसी अच्छे भविष्य के लिए आधार कार्ड देने जा रहा हूँ किसी को। ये एक्साइटमेंट हर फाइटर में होता है, लेकिन ये एक्साइटमेंट अगर ऐसा मेंटेन रहे तो 100% सारे सक्सेस हो जाए, लेकिन ये एक्साइटमेंट ऐसे मेंटेन नहीं रहता। तो मेरा अगला सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में जब आप आ गए उसके बाद में आगे का सफर कैसा रहा? आगे का सफर तो सर काफी दिक्कत भरा रहा, और मैं कहती हूँ सुंदर रहा, शानदार रहा, दमदार रहा, क्योंकि मैं अपने को बिजी करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कुछ न कुछ मुझे एजुकेशन मिले, कुछ न कुछ मुझे यहाँ पर से अर्न हो, क्योंकि एक छोटी सी जॉब मेरे हस्बैंड की वो उत्तराखंड पुलिस में है। तो जो फैमिली है और जो हमारा बड़ा परिवार ही हो गया, तो उसमें क्या था कि बच्चों के या खुद के वो सपने पूरे नहीं होते थे। अगर हम किसी पड़ोसी के घर भी जा रहे हैं, अगर वहां पर हमें बनाना ले जाना है या एक बिस्किट भी ले जाना है, तो 10 रुपए हस्बैंड से मांगने पड़ते थे, दे दो वहां पे जाना है पड़ोस में। तो ये बड़ा अजीब सा लगता था। मैं सोचती थी कि अगर मैं कुछ करूं तो काश मैं छोटी छोटी चीजों के लिए ना मतलब बार बार ऐसे हाथ फैलाऊं। तो यहाँ से सर जो इसका सफर है वो तो काफी रहा, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स आई। मैं तो कहती हूँ शायद मेरे बराबर फील्ड में दौड़ा भागी, बहुत किया मैंने, इतने मेहनत किया सर। मैं फील्ड इतनी दूर 1.5-2 किलोमीटर में चल के जाती थी। मैं सर लोग साथ में होते थे या कभी मैं अकेले भी प्लान करती थी। बट मैं ज्वाइनिंग आती थी नहीं आती थी, मेरा प्लान साफ होता था। ये देखा मैंने कि लोग कहते हैं अरे छोड़ो वहां पे तो जाएंगे और ज्वाइनिंग नहीं मिली तो क्या फायदा, लेकिन ज्वाइनिंग मिलना ही बेहतर नहीं है। हमारा प्लान साफ होता है, हमारी लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, कुछ न कुछ हमारा प्रोडक्ट निकलता ही है। तो ये मैं अपने में इम्प्रूव कर रही थी सर, और अच्छे भी लोग मिले, बुरे भी मिले। किसी ने हमें यहाँ से कई चीजें सीखने को मिल गई, क्योंकि जब हम दुनिया समाज को देखेंगे तभी तो हम अच्छे बुरे की पहचान होती है। और यहाँ पर से ये समझ आ गई सर जिंदगी कैसे जी जाती है। मैंने यहाँ से ये देखा कि इसमें सफर सुंदर भी है, शानदार भी है, दमदार भी है, बट बहुत सारी कटीली झाड़ियों से भरा हुआ भी था। तो ये जीवन जीने की समझ आ गई, कौन मुझे किस टाइप से ले रहा है। तो सर ये चीजें रही यहाँ पे। बहुत बढ़िया। आपने एक बात बोली तो मुझे एक चीज याद आ गई। जैसे आपने बोला कि 10 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए भी हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता था। तो आप लोग उत्तराखंड में हो ना, आप लोगों के उधर वो लाडली बहना योजना नहीं चल रही। हमारे इधर लाडली बहना योजना है, तो कम से कम इनको ये नहीं करना पड़ता। अच्छा जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। बढ़िया है, काफी इंस्पायरिंग है। जनरली देखो हर कोई बंदा जो सक्सेस होता है, बंदा तोलता किससे है? हर किसी को आपने देखा होगा कि जब कोई सक्सेस हो जाता है तो सक्सेस किसी की हमेशा एक प्रेरणा देती है। मतलब वो इंस्टिंक्ट आती है कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। और हर फाइटर जो अभी इस पैनल का होगा वो आपकी जगह अपने आप को देख रहा होगा। तो सक्सेस तो निसंदेह कि सक्सेस खूबसूरत होती है, हर कोई लेना चाहता है, हर कोई इसको एंजॉय करता है। बट कहते हैं कि एक बहुत अच्छा कहावत है कि मेरे बोलते हैं कि ये सफलता को देख के हैरान है सब लोग, लेकिन किसी ने मेरे पाँव की छाले नहीं देखी। तो मैं जरा उन छालों के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ कि सक्सेस के पीछे कई सारे फेलियर होते हैं, छोटे छोटे रोज रोज के। तो इन फेलियर में लोग मना कर देते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपके सराउंडिंग वाले आपके फैसले को बार बार गलत बताते हैं। तो आपके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए जो शेयर करना चाहें आप, और आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सक्सेस के पीछे फेलियर ही छिपे हैं। लोग कहते हैं सफलता
परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मैं तो कहूंगी फेलियर ही सफलता की कुंजी है। क्योंकि जो लोग मजाक उड़ाते हैं सर, जब यहाँ पे क्या हुआ था, मैं ज्वाइन हुई थी, फिर जाहिर सी बात है, मैं ज्वाइन हूँ तो मेरे अपने लोग आ जाते हैं मेरे दिमाग में, या जैसे ही सर लोग प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में सारे पेशेंट, हमारे घर के सब बुजुर्ग घूमने लगते हैं और हमारे जान पहचान परिचित के लोग घूमने लगते हैं। तो उनके पीछे फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जैसे जो लिस्ट बनती है। तो वहां पे क्या था कि मजाक तो सर अपने घर की, अपनी मदर, अपना हस्बैंड, अपने मतलब घर के ही लोग मजाक, अरे ये डॉक्टर देखो जा रही है, घर से ही शुरू हो जाती है मजाक। तो वहां पे क्या था, जो मीटिंग होती थी सर, मैंने शुरू से जब से इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैं ही मानती हूँ कि हम शिद्दत से वर्क करेंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे। हमने जैसे ही मैंने एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया तो मैंने इसे सरकारी नौकरी समझ लिया कि मुझे मिली है, और 8 बजे अगर पैनल होगा तो मैं 7 साढ़े 7 में खाना वाना तैयार कर देती थी, भैया 8 बजे मुझे मीटिंग करनी है। मैं उसको इतना, चाहे मुझे मंदिर के पास बैठना पड़े, चाहे मुझे किचन में बैठना पड़े, तो क्योंकि अगर मैं मीटिंग को महत्व ना दूं तो लोग मेरे एसलीपीएस को महत्व ना दें घर वाले, तो फेलियर यहाँ से सर। और कई लोग तो चलो घर वाले तो फिर धीरे धीरे समझने लगते हैं क्योंकि चेक समझाते हैं उनको, तो वो बात अलग है। तो फिर जब चेक धीरे धीरे, 2.5 के चेक में तो कोई मजा नहीं आता, फिर 7.5 के, फिर 32 और जब 70,000 जो 69,000 का पेमेंट जब आता है तो तब कहते हैं यार एक मोबाइल गिफ्ट मिला, 32 इंच का टीवी मिला, जो टैबलेट फोन उस टाइम पर कोरोना था तो सर रावत जी ने, हमारे गुरु जी ने बड़े अच्छे हमको टारगेट, तो वो बीट किए तो तब लगा कि हाँ वास्तव में कुछ है, और रिजल्ट आने लगे। कुछ सांस के घुटनों का ऑपरेशन ठीक हो गया या रुक गया, और कई दिक्कतें ऐसी ठीक होने लगी, लोगों के घर में 17 साल बाद खुशियां आने लगी। तो उससे क्या हुआ कि तब चीजें ठीक होने लगी। बट जो लोग मुझसे कहते थे कि मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट बहुत सीनियर हैं, अच्छे पद पर हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि 3-4 महीने तुम करोगी इसे। उन्होंने मुझे मजाक वे में कहा, एक जोक किया, अच्छा हम तो कितना सारा बुक्स का आता था, ये आता था, और हमने ये किया वो किया, आप आज कर रही हो ये, हम तो कब के। तो मैंने ठीक है सर, मैं चुप हो जाती हूँ। मेरा मैं सोचती हूँ ये मेरी स्ट्रांगनेस है शायद, कि कोई कुछ कहता है तो मैं उसे एकदम से, मुझे वहां पे मुंह का उत्तर देना नहीं आता सर। मैं पीछे सोचती हूँ, मनन करती हूँ, मौन रहती हूँ, और उसके बाद मैंने कहा जिस दिन सर कोई बात नहीं सर, ठीक है आप आएंगे, वेलकम है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वहां पे जो उन्होंने सर मुझसे ये बातें कही थी कि अरे अभी यही कर रहे हो, जिस दिन टोपाज का चेक आया सर, सबसे पहला फोन उनका ही आया। और अभी जो रूबी स्टार बनी हूँ जी, अभी जो रूबी स्टार बनी हूँ वो बड़े पद पर हैं, लगभग करोड़ की बिल्डिंग है उनकी, बहुत अच्छा है उनका मैनेजमेंट। बट उन्होंने मुझसे ये कहा था ठीक है सर, क्योंकि वो भी कई कंपनियों में जुड़े थे, ये उनकी भी गलती नहीं है, उनके साथ जो हुआ उन्होंने वो कहा, लेकिन उन्होंने मुझे रीड वो कर रहे थे, चाहे वो वर्क नहीं कर रहे पर रीड कर रहे थे। अभी जो रूबी स्टार का चेक आया सर, परसों ही, कल का दिन छोड़ के परसों उनका फोन आया कि अरे वर्मा मैडम आप तो अभी AWPL ही कर रही हो। मैं कहा सर आपका अभी भी वेलकम है। तो सर मैंने उस दिन का जवाब देखो, मौन रहकर, अगर मैं उस दिन उनसे लड़ जाती, भिड़ जाती, या कुछ कहती, या मुझे कुछ बुरा मैं फील करती, मैं जब भी मिले नमस्कार किया, जब भी किया उनका आदर किया। बट आज जब उनका ये आया है तो अब मैंने फोन कट कर दिया, सर मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, तो मैं जरूर, अब मुझे लग रहा है कि वो आ ही जाएंगे सिस्टम में। तो सर ऐसे करके जवाब देना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार जिसको बोलते हैं। जनरली होता है ना कि बंदे जो एक्सपीरियंस, अच्छा आप इस कई रोचक चीज में इस इंडस्ट्री को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं चीज नोटिस करता हूँ ना कि आप जैसे सपोज करो कि कोई हमारा रिलेटिव IAS की तैयारी कर रहा होगा, डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा, या तो उन चीजों में वो फेल भी हो गया, सिलेक्ट नहीं हुआ, IAS में नहीं बना, वो UPSC नहीं निकाल पाया, लेकिन वो बंदा दूसरे बंदे को डिस्करेज नहीं करता, वो इंकरेज करता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सका, मैंने ये गलतियां की थी, तू कर बेटा, तू शायद निकल जाए। एकमात्र ये इंडस्ट्री मैंने जहां देखा कि लोग क्योंकि मैं नहीं कर पाया तो उनकी एबिलिटी और उनके फेलियर के दम पर हमको तोलते हैं कि मैं नहीं कर पाया इसलिए तू भी नहीं कर पाएगा, मत जा। तो एक इस इंडस्ट्री के साथ ये बेईमानी है जो मैं बहुत क्लोजली नोट करता हूँ कि जब आप नहीं कर पाए तो आपने कम से कम ये बताना चाहिए कि इसमें ये गलती मैंने की इसलिए मैं नहीं कर पाया, पर जनरली ऐसे बंदा होता नहीं, ऐसा करता नहीं। तो एनीवे खैर चलता रहेगा ये कारवां ऐसे ही, कुछ लोग सुधरेंगे, कुछ लोग सुधारेंगे, कुछ आपकी सक्सेस देख के कुछ हमारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोग इंडस्ट्री में इसमें चलो पैसा है समझ में आता है, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग में एक चीज सुनते हैं और इवन कि हमारे ट्रेनिंग सेशन में हम प्रमोट भी करते हैं
और मैं भी पर्सनली इस चीज को बहुत मानता हूँ कि पैसे के अलावा इस इंडस्ट्री में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा एलोबरेट किया जाता है। इवन की एक बहुत बड़े राइटर हैं रिच डैड पुअर डैड के, रॉबर्ट टी कियोसाकी, तो उन्होंने भी अपने आप की स्किल्स जीवन की डेवलप करने के लिए जिसका उदाहरण दिया है, उन्होंने बोला है डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या आप एज ए मतलब हाउस वाइफ आप समझती हैं कि इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, और अगर हुआ तो आपने क्या क्या चीज परिवर्तन फेस किए और फील किए अपने अंदर? बिल्कुल 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 सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। देखिए, जब हम एक घरेलू एक आम इंसान होते हैं तो हम कैसे भी रह लेते हैं, या हम घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, हमने वर्क किया और फिर थोड़ी देर सो गए, थोड़ा सीरियल देख लिया, थोड़ा टीवी देख लिया। जब हम लेकिन इस किसी सिस्टम में हम आते हैं सर, हम थोड़ा वो आम इंसान से हटके हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से कहिए, या जो भी आप हमारे सीनियर की तरफ से जो भी हमारे पास ट्रेनिंग सेशन या मीटिंग सेशन या स्किल डेवलपमेंट आता है, ये सब क्या होता है, हमारे माइंड को, मेन तो हमारा माइंड है। सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी कहाँ से झलकती है, अगर हमारा मन क्या सोच रहा है, जो हम सोचते हैं वो हम हो जाते हैं। तो यहाँ से तो सोच ही बदल जाती है, क्योंकि तब तक तो मुझे भी था अरे अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान जी, मैं कई पंडितों के पास भी जाती थी, मेरा चिन्ह देख दो गुरुजी, अब सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, मैं मेहनत करूं ना करूं, मैं अब फॉर्म भरूं ना भरूं। अभी तक मैं जब SLPF में ज्वाइन नहीं थी सर, तब भी LT का फॉर्म भरते रहती थी। और जब से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो मैंने सोचा अब शायद मेरे लिए जरूरी भी नहीं है। और जो वो टीचर लोग मुझे दिखाई देते हैं मेरे साथ के, तो पहले तो बड़ा अजीब सा लगता था, कभी कभी छुप भी जाती थी उस रोड से क्रॉस, बट अब मैं खुल के आती हूँ कि भाई जो तुम 1 महीने में कमा रहे हो वो हम यहाँ पे लगा लो, कभी कभी तो हफ्ते में भी आ जाता है। तो इस तरीके से सर यहाँ पे क्या है कि अब हम किसी सिस्टम में आ गए, हमने यहाँ पे उठना बैठना, लोगों से बातचीत कैसे करना है, ये चीजें सीखी, माइक पकड़ना सीखा, बात करना सीखा, लोगों से, अच्छे लोगों से। यहाँ पे हमें बड़े से बड़े सीनियर से भी हमें बात करने का हमें मौका मिलता है। तो ये सिस्टम ऐसा है, क्योंकि किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, अगर कहीं पर कोई स्कूल है, वहां पे अगर अलग अलग क्लासें हैं, बड़ी क्लासों में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो कभी भी अपने सीक्रेट दूसरी क्लास के टीचर को नहीं बताते, क्योंकि वो आगे रहना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो जितना मुझे आता है, जितना मेरे सीनियर को आता है, वो सोचता है मैं अपनी पूरा जितना है सब इसके अंदर डाल दूं। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है कि हम यहाँ पे अपने माइंड को बिल्कुल, क्योंकि हमारा मेन तो हमारी सोच है। यहाँ पहले अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ, सपने में पहले देख लेती थी, पहले मैं भी देखती थी, मैं कहती थी भगवान जी सपना ही देख लेती हूँ, सपने देखने में थोड़ी पैसे लग रहे हैं। तो ये चीज क्या है कि हमें अंदर से भी हमारा डेवलप करती है, और हम अपने को अपडेट करते हैं, तो जरूरी हम यहाँ पे अपग्रेड हो जाते हैं सर। तो ये सिस्टम जरूर हमको यहाँ पर हमको निखारता है, हमको एक ऐसी ताकत देता है कि हम खुद को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को समझना है। अगर हम अंदर से, लोग सेल्फी लेते हैं, अगर हम अंदर से सुंदर है तो सेल्फी में तो सुंदर आ ही जाते हैं। तो सर ये डेवलपमेंट यहाँ पे जरूर हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सर। बहुत बढ़िया। तो अब इतना समय आपको भी हो ही गया इस इंडस्ट्री को देखते देखते। मेन चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं बार बार जिस चीज की, कि बंदा सक्सेस कैसे होगा। आपने एक वर्ड बोला शुरू में जब शुरुआत किया था, तो बोले कि फेलियर को कैसे हैंडल करता है। अगर फेलियर नहीं हुआ तो सक्सेस हो ही नहीं सकता, मतलब बार बार फेल हो रहा हो बंदा सक्सेस हो जाएगा। तो क्या आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि यहाँ पर मेन जो क्यों बंदे रुक जाते हैं? जो फेलियर का रेशियो है हर इंडस्ट्री में इतना ही है, तो इस इंडस्ट्री में भी लोग छूट जाते हैं। आपको क्या लगता है फेलियर के मेन कारण क्या क्या है? क्यों बंदे फेल हो जाते हैं? फेलियर, जी बिल्कुल सर, यहाँ पर रुकने का कारण क्या है? फेलियर क्या है? फेलियर एक तो सबसे बड़ी बात यह है, फेल होने का मुख्य रीजन क्या है कि संदेह, अपलाइन पर शक, डाउनलाइन पर शक, संदेह। क्योंकि जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी टीम कहीं भी जा रही है, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे बंदे हैं तो मेरे पास रहेंगे सर। यदि वो कच्चे हैं काम के या कोई दिक्कत है तो वो जाएंगे। वो मेरा, कहते हैं ना किसी की पत्नी जब चली जाती है वो शादीशुदा 2-3 बच्चों को छोड़, वो अपनी थी नहीं सर, जो गई। और जो अपना होता है वो कहीं से भी घूम फिर के अपने पास आता है। तो फेलियर में जो हम अपलाइन पर शक, संदेह, हम भगवान की कीर्ति पर संदेह करते हैं सर जी। हम क्या करते हैं, अपलाइन भी तो देखो, भगवान तो ऊपर से नीचे आएंगे नहीं। मैं तो, लोग कहते हैं भगवान नहीं देखा, मैं तो कहती हूँ मैंने भगवान जी को देखा है।
कभी अपनी दीप जलाओ, अपनी दिए की बत्ती में देखा है, मैंने उन चिड़ियाओं के चहचहाते रूप में देखा है, वो कबूतर जो बाहर से आते हैं, या मतलब ऐसे लगता है कि भगवान की एक वाइब मेरे साथ। मैं आपको बताऊं कि मैं नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट हमें होना चाहिए, क्योंकि कुदरत ऐसी है जो कहीं ना कहीं हर बंदे की 4 से 5 के बीच में नींद खुल जाती है, तो कुदरत ही तो हमें उठाती है, उठो कुछ करो। हम कहते हैं और सो जाए थोड़ी देर और, तो कहीं ना कहीं कुदरत तो हमारे पास है, लेकिन वो जो फेलियर आपने बताया कि हमें शक होता है अपने भगवान की कीर्ति पर, यही अपलाइन है, यही डाउनलाइन है, यही हमारी टीम है जो भगवान के रूप में हमें कहीं ना कहीं, भगवान जी तो नीचे आएंगे नहीं इस कलयुग में, बट इन अच्छे लोगों के साथ हमारा कनेक्शन होना ही हमारा, तो इस पर हमें बिलीव करना चाहिए 100% हम लोग, और अपने मेहनत पर भी विश्वास। मैं तो कहती हूँ कि सर अपनी मेहनत, यदि मेरे अंदर जज्बा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे अंदर जज्बा है तो मुझे कोई फेल नहीं कर सकता है। तो जो फेलियर के कारण होते हैं, कुछ बहुत लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं, इसलिए भी फेलियर होते हैं, क्योंकि रैंक आने के बाद भी, रैंक मिलने के बाद मुझे नहीं करते क्या लोग नेगेटिव, मुझे भी लोग नेगेटिव करते हैं, चाहे मेरे अपलाइन के प्रति या कहीं जो भी एक्स्ट्रा लोग, कई लोग मिलते हैं, अरे मैडम आप कौन सा सिस्टम कर रही हो, इससे तो LIC कर लेती, RD कर लेती, या तो आप किसी स्कूल में टीचर होती। तो मैंने कहा सर देखिए, उस समय भी मैं मौन ही रहती हूँ सर, मैं तो क्या बताऊं, और उसका जवाब फिर बाद में उनको खुद ही मिल जाता है। तो यही है कि एक दूसरे की खिसकाना, यहाँ से आपकी बीबी की ID यहाँ लगी है, पतिदेव मेरे साथ काम करो, नहीं, मैं तो हर किसी से ये कहती हूँ, चाहे वो कितने बड़े लेवल में हो, सर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे काम करिए, आपका अपलाइन, आपका गाइडलाइन जिसने आपको इस सिस्टम में लाया है, आज भी मेरा रैंक हुआ, वो शमशाद इस सिस्टम में नहीं है, लेकिन टोपाज बनी तो उसका बधाई का फोन आया, मैं रूबी स्टार बनी उसकी बधाई का फोन आया, हालांकि वो वर्क नहीं कर रही है सर, मैं उसी को धन्यवाद दूंगी कि गुरुजी से तो उसी ने मिलाया। ओके, मतलब जिसने आपको ज्वाइन कराया वो सिस्टम में नहीं है फिलहाल? वो सिस्टम में बिल्कुल ही नहीं है, ब्रॉन्ज भी है नहीं, मुझे मालूम नहीं है सर। क्या बात, गलती हो गई कि उनको ID लगाना नहीं आता था जी। यस सर। अच्छा, देख लिया, बहुत बड़ा मैसेज मैडम ने धीरे से दे दिया कि अगर एजुकेशन सही नहीं लिया तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, लाइव उदाहरण है। बिल्कुल, फेलियर का एक कारण ये भी है, हम अपलाइन ID लगाएगी, अपलाइन प्रोडक्ट सेव करेगी, अपलाइन सब कुछ करेगी, अगर सब कुछ अपलाइन करेगी तो हम क्या करेंगे सर, फिर तो हम लोग, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखिए। मैं कहती हूँ अगर किसी को नहीं आता है तो अपनी टीम में ऐसे लोग लाइए जो आपके सारे ऑनलाइन वर्क करके दें, तो थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। तो दोस्तों नोटिस हम लोगों ने कर लिया है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है उसमें तो बंदा हाथ पांव मारेगा ही मारेगा, क्या नहीं करना है वो अगर उन गड्ढों से बचे रहे तो ऑब्वियसली ये होता है मैडम, मतलब मैंने भी पर्सनल फील किया है कि हो जाता है डाउट अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, खुद के ऊपर भी, कभी कभी प्रोडक्ट के ऊपर भी, तो ह्यूमन नेचर है ये, सही में ये एरर होते हैं। और अगर ऐसे सेशन के माध्यम से और आप जैसे जो लोग सक्सेस हुए उनसे अगर ये चीज बीच बीच में जानने को मिल जाए तो डेफिनेटली ये बूस्टर का काम करेगी और हमें उन आने वाली गलतियों से बचाएगी। क्योंकि कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को अपलाइन से भी ज्यादा कभी कभी हो जाता है, तो एरोगेंस से बंदे को लगता है कि मैं ही ठीक हूँ यार, इससे तो बेटर मैं ही कर लूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास और अति आत्मविश्वास का मतलब जो डिफरेंस है उसमें बंदा गड्ढे में जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त और शानदार, मजा आ रहा है इवन दो की मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी ट्रेनिंग में बैठा हूँ, SOS में भी इतना आनंद मुझे नहीं आया होगा। चलिए, तो प्रमुख गोल आगे आपके क्या है इस बिजनेस से, मतलब दो तरह के गोल हम लोग ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। मैं और एलाबोरेट कर दूं बाकी जो नए फाइटर होंगे उनके लिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड गोल मतलब मैं क्या क्या चाहता हूं इस बिजनेस से, एंड द प्रोसेस ओरिएंटेड गोल मतलब मैं सिस्टम को जो चाहता हूं उसके लिए मैं क्या क्या सीखना है मुझे, यानी कि एक तरफ चाहत पाने की और एक तरफ उसके लिए जो डिमांड है उसको मैं कैसे फुलफिल करूंगा। तो मैं दोनों तरह के गोल जानना चाहता हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड भी और प्रोसेस ओरिएंटेड भी। बिल्कुल सर। तो अब देखिए सर, किसी भी सिस्टम में आओ तो हर किसी का गोल होता है डायमंड, मैं डायमंड बनूं। तो एक यहाँ पे मैं तो ये कहूंगी कि गोल क्या है, गोल लक्ष्य हमारा यही नहीं कि मैं डायमंड बनूं, ब्रांड एम्बेसडर बनूं, 18वां लेवल है वहां। गोल होना चाहिए, गोल ऐसा होना चाहिए कि वो गोल हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है,
वो गोल हमको जिंदगी जीने की राह सिखा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर मैंने तो जो भी मेरा गोल है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी एक मेहनती छात्रा रही हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मेरे भी सपने थे सर, बड़े थे, सब कुछ था, बट मेरे पास ना तो बैकग्राउंड से कोई था और ना मेरे को कोई गाइडेंस करने वाला था। मेन होता है गाइडेंस। हम एसटीपीएस वेलनेस में भी आए हैं, तो दिशा निर्देश कैसा है, हमारा सलाहकार कौन है, हम सलाह ले लेते हैं। अब वही बात आ गई कि सेमिनार होता है और बंदे सब कुछ सुन के जाते हैं, घर जाके पत्नी से पूछते हैं, या कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, रास्ते में कैरम खेल रहा है, उससे पूछते हैं भैया एसटीपीएस वेलनेस करूं ना करूं। तो हमारा सलाहकार कैसा होना चाहिए, मैं ये कहती हूँ मोदी जी हैं, मोदी जी के सलाहकार अच्छे हैं ना, इसलिए तो मैं इतनी चीजें हो रही हैं। तो हमारा सलाहकार ऐसा होना चाहिए। हम किसी से पूछ रहे हैं, अगर मैं एक मकान को बनवाने की तैयारी करती हूँ तो मैं उससे पूछूंगी, जो झोपड़ी में रहता है उससे नहीं पूछूंगी। हाँ, तो फिर पाटनी जी के लग्जरी मकान से पूछूंगी, या फिर रावत जी के विला, या उपाध्याय जी के, है ना। तो हमारा सलाहकार कैसा होना चाहिए। हम गोल हमारा इतना बड़ा होता है, सलाह हम ले लेते हैं गलत आदमी से। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा जो सपना है, सपने तो बहुत होते हैं, गाड़ी बंगला ये चीजें तो हमारी जरूरत की चीजें हैं, बट अभी मेरे बच्चे स्टडी में हैं, पढ़ रहे हैं, तो सर मैं तो प्रयास करूंगी कि उनको मैं ऐसी हायर लेवल की एजुकेशन दिला सकूं, क्योंकि मेरे पास उसके लिए मनी नहीं है। तो यहाँ से सर क्या हुआ कि एक मेरी सोच बदली, और मैंने अभी अपनी बिटिया को, जो लोग सोचते हैं कि इंटर करा लो ऐसे किसी भी स्कूल से, तो अभी मेरे माइंड में ये सोच यही से आई एसटीपीएस वेलनेस में ज्वाइन होने के बाद। तो मैंने अपनी बिटिया 10th उसने किया, तो 11th में मैंने सर उसको भीमताल के लेक्स इंटरनेशनल स्कूल, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, 3 लाख उसकी 3 लाख फीस है 1 साल की। बट हमारी छोटी सी जॉब में हम ये अफर्ड भी नहीं करते और हमारा मन गवाही भी नहीं देता, हम कहते हैं इंटर ऐसे ही कर लो बच्चों। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चे, सर ये भीमताल में है, भीमताल नैनीताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भीमताल एक जगह है, लेक्स, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा झीलों के नगरी बोलते हैं नैनीताल, आपने सुना होगा। तो वहीं पे वहाँ पे ये कॉलेज है, और बहुत मतलब मुझे अंदर से गर्व फील होता है कि मेरी बच्ची वहाँ जाके बहुत एक्टिव हो गई है सर। जो वहाँ पे स्पोर्ट्स भी सिखा रहे हैं, ये भी बच्चा, जरूरी नहीं हम तो यहाँ पे इंटर कराते हैं तो केवल सब्जेक्ट से बच्चा पढ़ता है, बट वहाँ पे क्या है, तो ये चीजें नहीं कर पाते सर। अगर मैं एसटीपीएस वेलनेस में नहीं होती तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आता कि मुझे ये करना है। तो मेरे यही गोल है। अब गोल के बारे में ज्यादा तो डीपली शायद बताना नहीं चाहिए, बट गोल यही है। मैं तो यही कहती हूँ कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आपका एक गोल होना चाहिए कि वो जहाँ मैं आज हूँ, मेरी टीम की हर महिलाएं, आज इस पैनल में जुड़ी हर नारी शक्ति को मैं सलाम करती हूँ, वो आगे आए, अपना वर्क करे, तन मन धन से कोई दिक्कत नहीं है। न तो ये कंपनी ऐसी है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लोगों की, यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग हैं जो आपको कुछ करेंगे, यहाँ पर बहुत सेफ्टी है। सबसे बड़ी बात है एक महिला की सेफ्टी की। तो अपना गोल ये होना चाहिए, अपना गोल अपनी आंखों के सामने होना चाहिए, और सर है, और धीरे धीरे गोल फिर हम अचीव करते जाएंगे। तो फिर आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। और मैं यही कि जो कमजोर लेडी मुझे बोला जाता था मैं कमजोर हूँ, ये नहीं कर पाएगी, 4 महीने बाद बैठ जाएगी, और अब देख रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगी, तू कमजोर है। तो मैं कहती हूँ नारी शक्ति को कि नारी तो नारी है, वो तो धरती माँ को भी देखो इतना भार सहन किया हुआ है। तो हम तो सारे काम धाम निपटा के सर एसटीपीएस वेलनेस करते हैं। आप लोग तो खाना भी मिल रहा है, चाय भी मिल रही है, कोट पैंट प्रेस किया हुआ भी मिल जाता है, और हमने सब कुछ मैनेज करके करना होता है। तो सर बस सबसे अंदर है कि अपने अंदर एक, मतलब मैं ये करना चाहती हूँ कि धर्म युक्त कर्म करके अपने को विश्व विख्यात बनाना तो मैं चाहती हूँ सर। तो जितना हो पाएगा, आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर मैं जीतूंगी, और जितनी महिलाएं हैं सब मेरे साथ जीतेंगी जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब महिलाओं को, तो ये सेशन खाली महिलाओं के लिए नहीं है, मतलब पुरुष वर्ग को आप डोमिनेट कर रहे हैं। ना अभी पुरुष वर्ग की बारी भी आएगी। एक ताना मार के बोला चाय मिलती है। बिल्कुल सर, नहीं पुरुष वर्ग की बारी अभी आएगी जी। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है मैडम, ये कि जनरली अगर वाइफ की तबीयत एक दिन घर में खराब हो जाए तो घर का माहौल मतलब वो भूत बंगला बन जाता है। ये तो फील करते हैं हम, और चाहकर भी नहीं कर सकते। वो समर्पण, वो डेडिकेशन और वो जो भाव आते हैं वो।
और जनरली अगर देखा भी जाए तो इन समस्याओं के साथ बिजनेस करना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत बढ़िया और सही है, मतलब ये जो कंजर प्रजाति है और सही में ताना देने के लिए उपयुक्त भी है, ताना देना भी चाहिए था, सही किया। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं कि कई बार होता है, देखो ह्यूमन नेचर है, कितनी बार ट्रेनिंग ले ली, एसओएस में आ गए, कई फाइटर को मैं देखता हूँ 2 बार एसओएस ले ली, पूरी तरह से उसको शक्ति प्रदर्शन कर दिया, 2-3 बार वो चला गया मेगा शो में, फिर भी किसी ना किसी दिन उसको एक दिन वापस ऐसा आता है किसी दिन, मतलब ये इन बिटवीन। और ये जो ज्यादा मैंने नोटिस किया है, ये जो आंकड़े बोलते हैं कि नया फाइटर आकर के उतना ज्यादा जल्दी बिजनेस नहीं छोड़ता जितना गोल्ड, एमराल्ड, प्लेटिनम, और कभी कहीं कुछ मतलब इश्यूज में तो कहीं टॉप में बिजनेस से गायब होते देखा हूं। तो ये जो बीच में आता है वापस एक दौर, किस टाइम पर, जब वो प्रेशर होता है तो बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हो वैसे करेगा, जहां उसको थोड़ी सी जानकारी हुई फिर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, या तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ कारण रहा होगा। तो ऐसे दौर में मतलब उस वैसे पेज में जब हम आधी गगरी भरी हुई है और हम बिल्कुल जानते नहीं, वैसे पेज में ज्यादा लोगों को मैंने जाते देखा है। तो उस टाइम पर मतलब जो लोग नेगेटिविटी से शिकार होते हैं, हाउ कैन ओवरकम दिस, मतलब उस चीज से कैसे उभरा जाए, या उस टाइम क्या सोचे, क्योंकि वो आधी चीजें तो जान चुका होता, सारी चीजें नहीं, और आधी चीजें उसको सारी पता नहीं होती, वैसे दौर में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसा जैसे कई बार सिखाया जाता है, जब हम लोगों को ज्वाइन करते हैं, लोग ज्वाइन होते हैं, बट उस समय तो बहुत वो एक्साइटमेंट में रहते हैं, ब्रॉन्ज बन जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कई ट्रेनिंग हम दिला देते हैं, सेमिनार में ले जाते हैं, पकड़ पकड़ के हम 10 कदम करा देते हैं या एसओएस करा देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि उस समय वो क्या करते हैं, किसी कारणवश डिमोटिवेट का मतलब मैं यही कहूंगी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पहले अपने अपलाइन को देखता है, अपलाइन ही उसके लिए सब कुछ होती है, अपलाइन उसका सब कुछ होती है। वो ब्रॉन्ज बनने तक हाथ पकड़े रहता है, सिल्वर बनता है, वो कहता है जो है मेरा यही है। थोड़ा सा वो बाहर निकलता है तो वो देखता है दूसरी तरफ, उसका ध्यान जाता है सर, जैसे किसी की अच्छी मीटिंग चल रही है या कोई, हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा अपलाइन है माना थोड़े से, अब देखो इसमें कहा है कि आपको मुंह से हिंदी में बात करनी आनी चाहिए, हमारे यहाँ अपाहिज भी काम कर रहे हैं। अब अगर मेरा अपलाइन कोई ऐसे व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, या उन्होंने मुझे सिस्टम में लाया, आज भी मैं शमशाद का नाम ले रही हूँ, आज भी मैं उसे धन्यवाद कहती हूँ कि देखो मुझे पार्टी से मिलाने का काम तो शमशाद ने किया ना, चाहे वो सिस्टम में नहीं है सर। आज भी मैं कहती हूँ अपलाइन तो मेरी वो है, बट यहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़ा सा उस समय तक तो हम अपनी अपलाइन के इर्द गिर्द बढ़िया रहता है, बट थोड़ा सा अगर कोई भी हवा आती है तो उसमें क्या होता है, उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता, काश मेरा अपलाइन ये होता। तो मैं कहती हूँ जब हमारे माता पिता हमारे अपलाइन हैं, वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, वो गरीब परिवार है चाहे कुछ है, अगर मैं किसी रिच फैमिली को देखो, रिच डैड पुअर डैड, बिल्कुल मैंने भी पढ़ी है, मैं भी पढ़ती हूँ सर बुक्स, तो उसमें देखो रिच डैड और पुअर डैड की मानसिकता कैसा उसका नेचर है, तो वो सब हम जिसने भी बुक्स पढ़ी है पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ध्यान उसकी तरह, वो बच्चा कहे नहीं मैंने ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं तो वो मेरे मम्मी पापा होने चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर है सर, जिसकी उंगली पकड़ के जो माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, कल के दिन हम कैसे कह सकते किसी दूसरे से वो मेरा माता पिता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर यहाँ पे एक मौन के बारे में कहना चाहूंगी सर, कह दूं तो लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सेशन है, आप गेस्ट पे कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कुछ गा लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा सुनाना भी चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर से आवाज आती है। साज के गीत को सांस गुन ले, अगर समझिएगा ये AWPL जो हमारा सिस्टम है उसी से जुड़ी हुई बातें हैं। साज के गीत को सांस गुन ले, अगर आंख के सीप से अश्क चुन ले, अगर सीख का पूर्ण संवाद हो जाएगा, मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो डिस्ट्रैक्ट होता है, जो बंदा यहाँ से जाता है, उस समय वो मुझे भी बहुत कुछ कहता है, मैम ये था वो था, ये हो गया, अपलाइन का ये। तो मैं कहती हूँ देखो अपने अंदर झांक के देखो ना, आपको प्लान लेना नहीं आता, आपने आज तक कहीं पे वेलकम नोट ढंग से नहीं दिया, आपने 4 लोगों को इकट्ठा नहीं किया,
तो भाई अपलाइन कैसे आएगा? अब एक मेरे अपलाइन भी हैं। आज हमारे गुरुजी संजय रावत सर जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए सर, काशीपुर में इतने बिजी शेड्यूल में एक ऐसी अपलाइन जो इतने बड़े पद में होने के बाद सर मेरी रिक्वेस्ट पे 2 बार कहीं पर प्लान देने गए हैं। आज दूसरी बार उनके घर में बिल्कुल कहते हैं मैम आपका सेशन छूट जाएगा। मैंने कहा सर, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व फील होता है। तो मैं कहती हूँ भाई अपनी जो अपलाइन है ऊपर तक के लेवल तक उनसे अपना FIM कराइए। कब कौन सी अपलाइन वर्षा कर दे, कृपा की वर्षा कर दे, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ सर। आज अगर गुरुजी मेरे प्लान के लिए जाते हैं तो मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे हिम्मत है कि मैं 8 लोगों को बैठा सकती हूँ, मुझे हिम्मत है कि मैं जो भी था मेरा काम बीच में थोड़ा बहुत क्रैक हुआ, बट मैंने उसमें भी क्रैक नहीं किया सर। अगर मैंने 365 दिन काम नहीं किया है तो 365 एक्सपीरियंस मेरी डायरी से आपको दिखा दूंगी कभी, और वो इसी सिस्टम में काम आ रहे हैं सर। और जी मतलब तो इसलिए काम पे नहीं गए उस टाइम पर, होमवर्क किया घर पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं कितनी भी परेशानी में रहती हूँ, मैं दिक्कत में रहती हूँ, बट मैं अपना एक रजिस्टर और मेरी कॉपियां तो मेरे पास रहती हैं जिसमें मैं कुछ न कुछ, आज मैंने क्या सीखा, चाहे मैं एक लाइन भी सीखी है कि नाकामयाब व्यक्तियों की भीड़ में से एक को उठा के कामयाब बना दो। तो सर ऐसे करके एक लाइन जरूर मैंने सीखने का प्रयास किया है, चाहे हमारे MD CO सर के से लिया हो, चाहे भंडारी सर से लिया हो, चाहे रावत जी से लिया हो, चाहे उपाध्याय जी से लिया हो सर, या हमारे गुरुजी पाटनी सर से लिया हो, या कन्याल सर हैं और हमारे करण सर हैं, जिन्होंने भी, देखो सर जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ कहीं ना कहीं हमको सर्वगुण संपन्न इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई नहीं है सर्वगुण संपन्न। किसी में कुछ अच्छाइयां हैं सर, किसी में कुछ बुराइयां हैं। हमें अच्छाइयों को लेना है, बुराइयों को छोड़ देना है। तो कभी भी जो ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि सर उनको पॉजिटिविटी में लाने का, चाहे वो नेगेटिव है। मेरी डाउनलाइन खुद मुझे नेगेटिव कर देती है, कभी कभी होता है सर, या मैं कर देती हूँ अपनी अपलाइन को। नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो फिर बाद में मैं उस एक जो मौन आता है, वो मेरी जिंदगी में पता नहीं क्यों इतना ज्यादा मैं उसे बोलती हूँ कि वो इतना शक्तिशाली है। उस समय चुप हो जाना और बाद में मनन करके उसका सॉल्यूशन निकालना सर सबसे बेस्ट जवाब है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैडम। ये तो हम लोग कई बार भी चलाए हैं। और अगर कोई बंदा खाली अपने जो क्या बोलते हैं रिएक्टिव जो पीपल है, क्या बोलते हैं रिएक्शन को अगर कंट्रोल कर पाए, तो मतलब बोलते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली आदत है ये जो आपने बताई। उस किताब में सबसे प्रमुखता से पहली बात यही बोली है कि कंट्रोल, वेट, देन रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। तो ये बहुत बढ़िया है। आपका कम्युनिकेशन इसके लिए ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में बहुत काम आने वाला फाइटर्स को, कि दोस्तों जब भी आपको कोई प्रोवोक करे, जब भी कोई आपको बोले कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, लड़ना नहीं है उससे। बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो अगर आपकी एक्शन बोलेगी, आज अगर मैडम को जिन लोगों ने भी उस टाइम बोला होगा, और आज अगर एक्शन बोल रही है, तो इससे करारा जवाब हो नहीं सकता था कुछ। तो बहुत बढ़िया, शानदार था। एक्चुअल में ट्रेनिंग का सही इम्प्लीमेंटेशन यही है। एक और चीज जहां आप लोग रहते हैं, मुझे भी खुद समझ में नहीं आता। हम लोग जैसे मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे इधर लोग भी काफी बोलते हैं ना कि पास है घर, भीड़ है, ओवर क्राउडेड है। पहाड़ों में इतना ओवर क्राउडेड होता नहीं। एक तो आना जाना महाभारत। एक बार घूमने गया हूँ 4 धाम यात्रा में, और आप मानेंगे नहीं, मम्मी पापा भाई को लेके गया था, इतनी उल्टियां की उन्होंने, और वहीं से हाथ जोड़ लिए, बहुत बढ़िया, एक बार दर्शन हो गया, दोबारा नहीं आएंगे इधर। तो एक तो ये लोग कम, दूसरा सिचुएशन बहुत ऑड, तीसरा ना खेती बाड़ी पे हम लोग भी फोकस कर सकते हैं, तो एक इंडस्ट्री आपकी लगभग वो भी खत्म हो जाती है। तो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब पहाड़ों में काम करना कितना मुश्किल है, और ये कैसे हो पाता है फिर? जी बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल है पहाड़ों में। एक तो ऐसे है कि हमारे यहाँ पे जैसे प्लेन्स में क्या होता है, टनकपुर से आगे चले जाओ तो थोड़ी दूरी पे घर है। बाय द वे हमें किसी का ओन 1-to-1 प्लान भी करना है तो हम ई-रिक्शा से वगैरह जैसे भी चले जाएंगे। यहाँ पे क्या रहता है सर, एक तो पहाड़ी इलाका है, और जब मैंने शुरू किया था, हम लोग अमूमन अगस्त और सितंबर में ही हमारे गुरुजी लोग वहां पे रख देते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग जैसे यहाँ से गए थे, हमेशा सर ऐसे लगता था जैसे आज तो जान हथेली पर ही है। और हम इतना, गाड़ी का जो टायर देखते सर आप, इतनी कीचड़ भरी होती थी। और बल्कि मैं तो कल बताऊं, 10 कदम में भी एक बार मैं रामनगर में आई थी, जब मैंने वर्क शुरू किया था। लेडीज यहाँ से कोई थी नहीं, तो मैं सर लोगों के साथ जब वहां पे गई थी सर, तो जब हम लौट रहे थे, हे भगवान आज बचा लो,
कि आज बचा लो, कैसे ही टाइम से पहुंच जाए घर, वरना घर में भी डांट पड़ेगी और करो नेटवर्क मार्केटिंग। तो उस समय रैंक भी नहीं थे, आज तो चलो कुछ हो भी जाएगा। अरे हमारे गुरुजी, हमारे एमडी सर, देखो मौत तो कब आ जाए कोई पता नहीं है, भाई तुम्हें कोई बात होनी है तो घर में भी हो जाएगी। तो आज मैं कहती हूँ कि रैंक तोड़ो भैया, एमराड तो फटाफट बनो। मैं सर अपनी बात बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया और मुझे इसकी ताकत पता चली कि एमराड लेवल क्या है, और ये भगवान जी की कसम बोल रही हूँ, मेरा आज व्रत भी है, सोमवार से, तो मैंने एमराड बनने तक मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आई। मैं 4 बजे उठती थी, फाइल खुली रहती थी, रात को 11 बजे सोती थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं पागल हो गई, और इतना पढ़ लिया होता तो कहीं जॉब ही, इतना तूने पहले मेहनत कर ली होती तो कुछ ना कुछ हो जाता। तो मतलब एक एमराड बनने तक, ये कैसे ही मुझे एमराड बनना है। तो मैं तो कहती हूँ कोई मत सो भाई, जो एमराड नहीं है सोना नहीं है आज से। और क्योंकि अंदर से जो जज्बात आएंगे, जो अगर आप आ गए हैं सिस्टम में, आ गए हैं, तो एमराड बन के जरूर जल्दी जल्दी एमराड बनिए। क्योंकि इससे क्या है कि हम कम से कम, अगर कोई बात हो भी जाएगी तो घर वाले ये तो नहीं कहेंगे, यार कहेंगे क्या काम करती थी जब हम इसे परेशान कर रहे थे, वो क्या काम कर रही थी। तो सर इतनी दिक्कतें आई, एक दिन तो गाड़ी वहीं पर, बल्कि उससे पहले 1-2 एक्सीडेंट केस भी वहां पे हुए थे। और एक दिन तो मैं चंपावत जा रही थी सर, जैसे ही हमारी गाड़ी, जो चंपावत से होंगे उन्हें पता होगा, मैं प्लान के लिए जा रही थी सर, हम जस्ट मेरे से पहले की गाड़ी जो थी उसके ऊपर पूरा पेड़ गिरा, और उसके बीच में 3 लेडीज बैठे थे, तीनों के तीनों सर वहीं पे एक्सपायर हो गए, वहीं पे आंखों के सामने। और उसके जस्ट 5 मिनट बाद मैं वहां पे पहुंची हूँ। हे भगवान, मैंने कहा एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन हूँ, बट कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ सर। मैंने देखा है जब एनएच में रोड चल रहा था, 4-4, 5-5 घंटे हमें रुकना पड़ता था, पिथौरागढ़ से 9-9 बजे हम पहुंचते थे, बट कभी मैं ट्रैफिक में नहीं फंसी। जैसे हम पहुंचते थे वो खुल जाता था, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत के लिए भाग रहे हैं, तो भगवान ऊपर से कुदरत तो मेहरबान होती है सर। तो ये यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं पहाड़ी इलाके में। मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 9-9, 10-10 बजे रात को घर पहुंची हूँ, तो कभी चुपचाप वही मौन काम आता है, सीधे किचन में चले जाओ, जल्दी जल्दी चाय वाय बना के दे दो, या कुछ मुझे पता रहता था जब मैं देर में पहुंचूंगी तो मैं वही सारा तैयारी करके जाती थी। तो दिक्कतें तो थी सर। एक ही इतना था कि मैंने अपनी बेटियों को ऐसे बनाया है कि भाई मेरे आने तक सब्जी कटी होनी चाहिए, आटा गूदा होना चाहिए, ये तो मैंने बचपन से उनको सिखाना भी पड़ता है। तो तब जाके मैं जल्दी जल्दी वर्क कर लेती थी, ताकि हस्बैंड से कुछ भी नहीं कहते थे। तो दिक्कतें तो है सर, ऐसी बात नहीं है। मैं पुरुष जाति को भी ऐसा ना लगे आप लोगों को, मैं तो अगर मैं एसलीपीएस वेलनेस कर रही हूँ तो अपने हस्बैंड की ही बदौलत कर रही हूँ। यदि उन्होंने ये मुझे नहीं कहा होता और इतना मुझे नहीं छोड़ा होता कि ठीक है भाई तुम कर रही हो, अच्छा कर रही हो तो करो, वो मुझे नहीं भेजते तो सर मैं कर भी नहीं पाती। तो सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं को जाता है जी। अगर मैं मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जा पाती तो मैं नहीं कर पाती, तो इसका श्रेय सारा घर वालों को ही जाता है सर। ओके, बहुत बढ़िया। इतनी देर बातचीत करने के बाद में जो जनरली मैं बताऊं कि हमने भी खाली कभी कभी आपके लेवल के लिए बधाई दी होगी, या तो हम कभी एसओएस वगैरह में मिले, उतना ही मैं जानता हूं आपको। लेकिन आज इतनी बात करने के बाद में, मतलब जितना मैं आज जाना हूं, इतनी देर तो हम लोगों ने कभी बात भी नहीं किया क्या। तो मैं देखा हूँ आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, मतलब विश्वास बहुत है कि आज की जनरेशन का मैं बोला जाए, जनरली मैं भी इस चीज को बहुत क्लोजली मानता हूँ, और ईश्वर के एक्सिस्टेंस को तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिनाई करता होगा। ये सवाल नहीं, मतलब ये तो बात करते करते मेरी फीलिंग आई कि आज के जनरेशन को जो स्पिरिचुअलिज्म का पावर जो है ही नहीं पता, इवन कि फॉरेन के लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप, स्पिरिचुअलिज्म स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है एक बेटर लीडरशिप के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक क्या कहूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी तनु, लेते हैं सांस तेरी दुआ से तनु तनु। तो एक ईश्वर की कृपा से एक पत्ता तक नहीं हिलता, वो चाहे तो राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है। तो गुरु सर यहाँ पे एसलीपीएस वेलनेस किसी भी सिस्टम में, मैं ये नहीं कह रही कि आप एसलीपीएस वेलनेस, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो परिवार है, हमें जिम्मेदारी लेने वाला इंसान बनना चाहिए, किसी की जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए। और जो ईश्वरीय शक्ति है वो जरूर, अगर आप, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों से यही कहती हूँ, बेटा भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है, और उनको मैं जरूर ये डिवाइन उनसे जोड़ती हूँ, क्योंकि
अगर ऊपर वाले की कृपा नहीं है ना, आप 90% काम करो, आप कुछ करो, आपको सफलता हासिल नहीं होगी। क्योंकि यदि हम भगवान को के नाम को लेकर वर्क करते हैं सर, तो हम गलत वर्क नहीं करते। सबसे पहली बात तो हमसे गलतियां नहीं होती। यदि हम एक हिंदू लोग हैं तो हमें जरूर कहते हैं कि हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए, हमारे हाथ में कलावा होना चाहिए। आजकल तो महिलाएं कांच की चूड़ियां भी नहीं पहनती। तो ये हमारा कल्चर जो है वो क्या है, हमारी शान क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो उसे जरूर सर हमें अपने बच्चों को भी कनेक्ट कराना चाहिए, हमें खुद कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कुदरत वही वाली बात आ गई कि आप शिद्दत से काम करो। शिद्दत क्या है? शिद्दत वही है जब हम मेहनत से, कई बार हमारे गुरुजी ने बोल दिया ये तो ये, और हम बोल दिया नहीं सर, हमने उसको डिस्कनेक्ट करने का कोशिश किया, तो वहीं पे हमारे से गड़बड़ हो जाती है। तो सर वही बात है कि ऊपर वाले की कृपा का होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नए जो बच्चे बैठे होंगे उनको भी ये इंस्पिरेशन जाएगा, और घर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस शक्ति को जो मैडम ने बोला, इसको मैं पर्सनली फील करता हूँ और कंप्लीट 100% एग्री करता हूँ इस चीज को, कि बोलते हैं कि आईक्यू के पीछे पूरे पेरेंट्स पड़े हैं कि बच्चे का आईक्यू ठीक हो, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, वो ईक्यू मतलब इमोशनल क्वोशेंट की तरफ, और उससे भी बड़े जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट की तरफ पड़े हैं, एसक्यू। तो आईक्यू को छोड़ें, ईक्यू और एसक्यू पे भी ध्यान रखें। ये बहुत बढ़िया बात बोली। जो जनरली हम लोग एक और चीज देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तेज गति, यानी कि मेरे लेवल जिस टाइम पर हुए हैं उस टाइम पर हमेशा ऐसा लगता है कितना भी पालें, कितना भी जल्दी पालें। आप क्या सोचते हैं कि आपका लेवल आपके टाइम और आपकी मेहनत के हिसाब से हुआ? और क्या बोलते हैं, नहीं, अगर मान लो सपोज करो इसमें आपका आंसर ना हो, तो क्या और ऐसा आप सोचते हैं कि मैं वो कर सकती थी तो और जल्दी फास्ट ग्रोथ में मतलब मिल सकता था मुझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में मैं बताऊं तो मेरा भी देर से ही क्रैक हुआ है ड्राइंग। क्योंकि एक ऐसा होता है सर, दौड़ होती है, एक होती है खरगोश की दौड़, एक होती है कछुए की दौड़। ये हम बचपन से सुनते आए हैं। बट यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अगर हम जल्दी रैंक तोड़ेंगे तो उससे क्या होता है, पैसा दिखाई भी देता है। हमारी एक अगर हम बीच में क्रैक हो गए या हम सडनली किसी कारणवश अगर हम दिक्कत में आ गए और हम नहीं कर पाए, तो उससे क्या होता है कि हमारे लोग हमसे जुड़े हैं वो सोचते हैं शायद अब ये बैठ गई हैं या ये अब नहीं कर पाएंगी, या हम तो अंदर से सोचते हैं कि मैं तो करूंगी, मैं तो कर ही रही हूँ, चाहे धीरे धीरे कर रही हूँ। बट अन्य लोगों को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है सर, यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारे पास सबकी नजर होती है, चाहे घर वालों की कहो, बाहर वालों की कहो, क्रॉस टीम की कहो, या अन्य नेटवर्कर की कहो, या कोई जैसे कोई वेस्टीज में है, या कोई मेरे, अब कई चीजें हुई मेरे सामने, आपको बताऊंगी। तो इस गोल में मैंने समय बहुत ले लिया। जो मेरा रैंक टूटा था, नेगेटिविटी यहाँ से आती है सर, बिल्कुल आती है। नेगेटिविटी आती है कि लेट हो गया, क्या बात हो गई, मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैंने एक दिन सर से भी बोल दिया कि सर शायद मैं SGPS वेलनेस नहीं कर पाऊंगी, या जो भी है ऐसे करके मैंने बोला था। वो कारण क्या? तो सर ने देखा जी, ये जो बीच में आपका लेट हुआ, इसमें कारण बीच में जो जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा रहा था कि मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे घर में क्या प्रॉब्लम आया था, एक तो मेरे हस्बैंड का थोड़ी दिक्कत आ गई थी घर की, उनको भी दिक्कत आई। बट मेरी जो बहुत बड़ी दिक्कत आई वो मेरी मदर इन लॉ का जो दाहिना पैर था, पहले तो उनको चोट लगी तो उनका दाहिना हाथ टूटा। उसके बाद मैंने वो उनकी सेवा वगैरह में लग गई। फिर उनका जो पैर टूटा है, जो उनका फीमर का बड़ा हड्डी होता है, वो उसमें जब क्रैक आया सर, तो 27 से 28 टाँका उसमें आया, और वो हैवी है, शरीर भी उनका भारी है। तो उसमें क्या हुआ था सर, मेरा गोवा का टूर हुआ था, और गोवा में गई क्योंकि टीम के लिए मुझे जाना था। तो मैं 1 हफ्ता दादी का इलाज मम्मी का वहां से चल रहा था, हल्द्वानी से। तो हल्द्वानी में मैं रुकी, मैं 1.5 हफ्ता वहां पे मैं उनके साथ रही। उसके बाद मुझे गोवा जाना पड़ा क्योंकि मुझे जाना बहुत जरूरी था। तो मैंने, ऐसा था सबके सब सरकारी नौकरी वाले हैं, तो उन्होंने कहा भाभी हम देखेंगे, ये देखेंगे, फिर आप छुट्टी लो, इस तरह से रहा। तो सर मुझे, क्योंकि वो तो सरकारी नौकरी वाले थे, उन्होंने कहा कि मेरा तो जॉब है ये। अब मेरे लिए ये दिक्कत हो गई थी, तो मैं उनको अपने पास ले आई सर, यहाँ पे गंगोली हाट में ही। उस समय SOS चल रहा था पिछला वाला, जो मैं नहीं जा पाई। तो इतना दिक्कत थी सर, अब मैं क्या बताऊं कि दादी का मुंह भी धोना पड़ता था, उनको पेस्ट कराना पड़ता था, उनका पॉटी तक साफ करना पड़ता था। हमने जो नर्स वगैरह हायर किया, तो वो
पैर दबा देंगी, वो कर देंगी। तो दादी को बड़ा सा चिंता जैसा आता था कि मतलब होता ही है, अपना व्यक्ति है तो अपना दर्द को समझता भी है, और हमको कोई वो भी नहीं लगता कि भाई हमारी तो माँ है, हम उनके लिए कर रहे। तो मेरे अंदर से एक आती थी सर, मुझे दिक्कत तो बहुत हो गई थी क्योंकि ना तो मैं फील्ड में जा पा रही थी, ना मैं कोई जूम मीटिंग अटेंड कर पा रही थी, ना मैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उनका थोड़ा सा माइंड भी वो कुछ कुछ बातें करने लगी थी, ऐसी दिक्कतें आ गई थी। तो मैंने उसको प्रायोरिटी देनी पड़ी सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एसलीपीएस वेलनेस में हैं तो हमारे सास ससुर माँ पिताजी भाई हमारे पति हमारे बच्चे ये हमारे लिए, क्योंकि हम किसके लिए एसलीपीएस कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैंने सेवा को चुना, क्योंकि अगर मैंने कहा इनकी दुआ मेरे पास रहेगी तो शायद मैं और जल्दी आगे बढ़ूंगी। अभी मेरे पास दिक्कत आई है तो सर उस समय मैं टूट तो बहुत गई थी कि कैसे मैं निकलूं घर से बाहर, कैसे मैं जूम मीटिंग करूं, कभी कुछ टाइम हो जा रहा, कभी कुछ दादा भी दादी भी दोनों यहाँ हैं और बच्चे पढ़ने वाले 10th है लड़की का। तो इतनी दिक्कतें आ गई सर कि मैं, हे भगवान, मैंने कहा कोई मुझे किडनैप कर लो आजकल तो, ताकि मैं वहां जाके एसलीपीएस करूं, डायमंड बन के आऊं। तो ऐसे मतलब हुआ, लेकिन मैंने उस पीरियड को भी मैंने बहुत अच्छा लिया सर, क्योंकि जो हम सेवा भगवान जी को रो रो नहलाते धुलाते पूजा पाठ करते, मैया ये दे दो। तो मैंने जो अपनी दादी माँ की इनकी सेवा की, मदर इन लॉ की, तो मुझे लगा था मैं उनको नहलाती थी तो लगता था मैं माता को ही नहला रही हूँ, मुझे लगता था मैं उनके पैर दबा रही हूँ। और उन्होंने मुझे इतनी अच्छे, उन दिनों उनका माइंड थोड़ा, मैं रात को जब वो उठ जाती थी 1:30 बजे से, वो सुबह तो सोती नहीं थी, दिन में सो जाती थी, तो रात को सोती नहीं थी, तो मैं भागवत कथा लगा देती थी, फाइल में काम करो। तो वो कहती थी, अब पहाड़ी लोग हैं जो समझिएगा, वो कहती थी बड़ी भलच जो तू करना चाहिए ये में तू फंस जाए। अरे सर ये पहाड़ी भाषा में है कि जो तू कर रही है इसमें तू बहुत आगे जाएगी, तू चिंता मत कर, जो तू कर रही है। और लोगों से बोलती थी कि ऐसी बहू मुझे 7 जन्म तक नहीं मिलेगी। तो सर पैसा वैसा कमाना तो बात की बात है, मैं कहती हूँ, मैं अंदर से खुश होती हूँ कि जो कि ऐसी बहू हमें मिली है या ऐसी बेटी मिली है, तो ये बड़ा सम्मान अपने आप में है सर। तो जी दिक्कतों से भी सीखा है सर, दिक्कतों से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि एक महिला जो मेरे पति की, जिन्होंने मेरे पति को, क्योंकि आज मैं अच्छी दिख रही हूँ या मैं एक शान से जीती हूँ अपने हस्बैंड की बदौलत, तो वो मेरे हस्बैंड की जन्मदाता है। तो हमें ये नहीं कि हम एसलीपीएस वेलनेस में हैं, हम अपने घर में दिक्कतें कर दे, ये ऐसा कुछ नहीं। हमारी अपलाइन भी देखती हैं, हमारे गुरुजी भी देखते हैं कि भाई मैडम कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे मेहनत करती हैं, तो जरूर अपलाइन हमारी मदद करती है। तो सर और पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल सर, ये जबरदस्त है, इंस्पायरिंग है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जिसको बोलते हैं। काफी इंस्पायरिंग है स्टोरी, और काफी मतलब जो अब कई लोगों को अपने तकलीफें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगी होगी। अब मैं इसीलिए उस मैसेज में लिखा भी था, मुझे लगा कि जानेंगे, क्योंकि ऐसा है, एक फ्रेज है, सब बोलते हैं कि दुनिया में सब बोलते हैं मैं तो वो सबसे ज्यादा परेशान हूँ, मैं जब सबसे ज्यादा परेशान हूँ। तो एक तकिया कलाम है कि सब लोगों को बुलाया और बोला कि अपनी अपनी समस्या टेबल पे रख दो, और सब लोगों ने अपनी अपनी समस्या टेबल पे रख दी। और जब लोगों ने देखा एक दूसरे की समस्या, बोला तुमको जिसकी अच्छी लगती है उसकी उठा के ले जाओ, तो लोग बोले मेरी ठीक है, इससे अच्छा तो मैं तो अपनी परेशानी के साथ ही खुश हूँ भैया, तेरी तो और ज्यादा खराब है। तो वो फीलिंग आ रही है कि लोग जब बोलते हैं कि मैं परेशान हूँ, तो कहीं और लोग जब देखते हैं जीवन में आगे बढ़कर, जो आप बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर करने से ही पता चला कि लाइफ में हमसे भी बहुत, बोलते हैं ना दुनिया में तो बहुत कम है, मेरा गम तो बहुत छोटा कम है, कौन सा गाना है वो। जी बिल्कुल। आप मैडम रियलिस्टिक तरीके से मैं अगर बोलूं तो सच में बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे खुद बहुत इंस्पायर मिला। हम प्रोग्राम के समापन को चलेंगे, कुछ चीजें और मैं को जानना चाहूंगा कि खास करके महिलाओं के साथ आज जब सेशन चलता है, गृहिणियों के साथ में खास करके, जिनके ऊपर सारा कारोबार सिस्टम डिपेंड करता है, तो उनके लिए तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है स्टोरी। इन सब के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। महिलाओं को, सभी महिलाएं, गर्ल्स, जो भी अनमैरिड बच्चे हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हैं, उन सब के लिए मैं एक ये मैसेज देना चाहूंगी कि महिला एक माँ है, महिला एक बेटी है, महिला एक बहू है। तो हमें कई किरदार निभाने होते हैं सर। अगर थोड़ा सा ज्यादा ऐसे बात कर लो तो तुम्हारी बहू तेज है जरा सा आप अगर पर्दा प्रथा घूंघट में ही, हम ये हाल ही तक हम लोग भी ऐसे ही अपने घर भी जाते हैं तो अभी भी हम अपने कल्चर पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं रूबी स्टार हूँ तो वहां ऐसे चले जाऊं, ऐसा नहीं। तो एक महिला जब एक बेटी पैदा होती है तो वो बेटी नहीं होती है, वो कई भाग्य लेके आती है सर।
वो कई कुलों का तारण करने के लिए आती है। तो एक महिला एक ऐसी छाप छोड़नी होती है, हमें एक ऐसी छाप छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहीं अरे भाई उसकी बहू ऐसे जा रही है, उसकी बेटी ऐसे। तो मेरा तो ये कहना है कि जब मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा, या मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि मेरी बहू तो ऐसी है, 7 जन्म तक भी मुझे ऐसी बहू नहीं मिली, तो मुझे बड़ा गर्व फील होता है। तो वहां पे क्या होता है, सर मुझे कष्ट आया, मुझे 4 बजे उठना पड़ा, मुझे 11 बजे तक करना पड़ा, रात में वो उठ जाती थी तो मुझे उठना पड़ा। लेकिन उसको देखो, अगर वर्क कर रहे हैं, अगर हम एसलीपीएस वेलनेस में काम कर रहे हैं, अगर हम थक रहे हैं ना, तो हम काम नहीं कर रहे सर, किसी भी सेक्टर में। यदि हम थक रहे हैं, यदि हम उस वर्क से थक रहे हैं, तो हम काम। सरकारी कर्मचारी आप लोग मत लीजिएगा, अगर 4 बजे छुट्टी होने वाली होती है, 3 बजे से घड़ी को देखने लगते हैं। या मेरे ही हस्बैंड है, ऑफिस में बैठे हैं, अब 7 कब 8 बजेगा, कब घर को जाऊं, क्योंकि थक रहे हैं ना, उनको वो थका रहा है। तो क्या है, मैं तो ये मानती हूँ कि मैं देहरादून से भी सफर करके आती हूँ सर, तो मैं घर आके खाना बना लेती हूँ। पता नहीं ये स्पिरिचुअल भगवान जी की क्या ऐसी महिमा है कि मैं अगर सोचती हूँ मैं घर जाके सो जाऊंगी, मैं तो आज कुछ नहीं करूंगी, बट घर आके मैं और एक्टिव हो जाती हूँ। तो अगर जो काम हमें थका रहा है, तो वो हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं, उस खाना बनाने में अगर हमारा मन नहीं है, तो वो खाना स्वाद ही नहीं लगता। और अगर हम सिंपल नमक और रोटी खाएंगे, वो प्यार से बना होगा, तो वो बड़ा टेस्टी लगता है। और कई अब महिलाएं हैं, कई महिलाओं की आदत कच करना, ये करो वो करो, खाना भी बना रहे, बोलते जा रहे बड़। तो उससे क्या होता है कि हमारे खाने में रस नहीं आता। किचन में भी अन्नपूर्णा माता होती है कहते हैं। अगर हम कहते हैं अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके खाना बना रहे होते हैं, प्यार से बनाते हैं, चाहे हमने सिंपल सब्जी बनाया है, वो भी बड़े टेस्टी लगता है। तो मैं महिलाओं से, लड़कियों से यही कहना चाहूंगी, सिस्टम में आ गए हो तो टोपाज बन के शादी करना, रूबी स्टार बन के शादी करना, शादी मत करना। आज अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे, तो जब तक आप 1 करोड़ रुपया यहाँ से कमा नहीं लेंगे, प्लीज शादी मत करिएगा। मैं ये नहीं, अभी कविता डंडा यहाँ पे थी, मैं उससे कहती थी बेटा शादी मत कर, प्लीज मेरे साथ चल, रूबी स्टार तुझे बनाऊं, फिर जाके तेरे लिए मैं दूल्हा ढूंढूंगी। तो उसने शादी कर लिया सर। अब वो कह रही है मैम आप सही कहते थे, फिर कहती थी मैडम आप सब लोग तो शादीशुदा हो, मुझसे कहते हो शादी मत करो। तो मैंने कहा भैया कर ले, अब देख कब बनेगी डायमंड। तो मेरे कहने का मतलब इन बातों का एक ही है, मैं भी सोचती हूँ काश मैं अनमेरिड में अपने को सक्सेस, क्योंकि फिर हम उलझ जाते हैं, फिर हम और लोग कहते हैं कि महिला हो आप तो कर सकती हो, मैं तो कहती हूँ अनमेरिड लड़की के लिए काम बहुत अच्छा है, अनमेरिड लड़कों के लिए ये वर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास कोई झमेली नहीं है, वो जहाँ जाएंगे जा सकते हैं, वो जहाँ रहेंगे रह सकते हैं। और उसके बाद तो कई दिक्कतें हो जाती है, तो उससे बात क्यों कर रहा था, तो उससे बात क्यों कर रही थी, तेरे किसके मैसेज आ रहे, तेरे किसके फोन आ रहे, अरे इतने लफड़े इतने लफड़े नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक छवि बनानी है, महिलाएं लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं, हमें अपनी छवि भी बनानी है, तेज होना चाहिए, बट तेज ऐसे होना चाहिए कि हम कुछ करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें अच्छे लोग मिलेंगे, हमें गलत लोग भी मिलते हैं, हमें कई फेसबुक फ्रेंड हमारे कुछ ऐसे होते हैं उटपटांग कुछ ऐसा, तो वहीं पर आपने उसको ब्लैकलिस्ट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं भैया। सर आयुर्वेद में ज्वाइन हो रहे हैं तो आइए, नहीं तो जाइए, अगला आ जाता है फिर। तो इस तरीके से मेरी फेसबुक से भी आसाम से तक मेरी ज्वाइनिंग है सर, बट कभी किसी से कोई गलत बात नहीं हुई। हाँ टीम में लोग महिलाएं कहती हैं कि मैम ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो वहीं पर उसे डिस्कनेक्ट कर दो ना, ज्यादा बात ही मत बढ़ाओ आगे, क्योंकि ये सर इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, और कोई भी महिला जब कदम आगे बढ़ाती है तो उसकी 10 नजरें उसे नोचने के लिए भी, कैसे भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या वो आगे बढ़ रही है तो, लेकिन हम अपने आप में सही है, तो किसी की हिम्मत नहीं है हमसे कुछ उल्टा सीधा करने की। तो यहाँ पे सभी महिलाओं से, सभी बच्चों से, सभी जितने भी हमारे यहाँ पे अनमेरिड मेरे भाई बहन है, मेरे जो भी यहाँ पे महिलाएं, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन या मेरी हम उम्र है, तो उन सबसे मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग बढ़ चढ़कर अपनी, सब पुरुषों से, सब महिला पुरुष प्रधान देश है भारतवर्ष, तो मैं हर मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे पिता समान सबसे ये कहना चाहूंगी, प्लीज अपनी पढ़ी लिखी लड़कियों को, चाहे वो उसके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, प्लीज उसे बाहर निकालिए, उसे आने दीजिए, उसका टैलेंट निखरने दीजिए। और यहाँ पर इस सिस्टम में कहीं से कहीं तक 1% भी हमारा सक्सेस का रिश्ता है, बस
नागर सर है हमारे सक्सेस का रिश्ता है। कुछ चीजें मुझे नागर सर से सीखने को मिलेंगी, कुछ मुझे, बाकी हमारा कोई यहाँ पे। तो डरिए मत कि हम भाई किस कहाँ भेज रहे, क्या भेज रहे। तो यहाँ से एक जरूर आप अपनी बेटियों को, उनको जरूर यहाँ से एक मैसेज दीजिए कि भाई करिए, और करना इसलिए करना है, आत्मनिर्भर बनना है। वही फिर वहां जाना है, 100 रुपए दे दो, मुझे केले ले जाने हैं वहाँ, मैंने आज वहां जाना है, अरे पैसे दे दो। और जिस दिन से ये आपकी बहन एचलीपीएस वेलनेस में है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हस्बैंड से पैसे ही नहीं मांगे। क्या बात। और अभी जब चेक आया है तो मैंने कहा चलो आपको कुछ जरूरत है तो बचाओ, 1 लाख रुपया आपके खाते में डिपॉजिट कर देती हूँ। तो जी, तो ये एक मतलब हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं यहाँ से यही कहना चाहूंगी कि सब आत्मनिर्भर बने। इससे भी करोड़पति घर में अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, बट उस बेटी से कहिए चाहे तू महीने का कुछ कमा।